हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। आपको इस चैनल पर जीव विज्ञान की क्लास फ्री में दी जा रही हैं, साथ में नोट्स भी फ्री दिए जा रहे हैं। चैप्टर 3 मानव जनन पार्ट 1 है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मानव जनन होता क्या है? मानव जनन का यह हमारा चैप्टर 3 है। मानव जनन का अर्थ है कि मानव जो जनन करते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में पूरे में आपको बताया जाएगा कि मानव जनन कैसे करता है और मानव के अंदर कौन सा जनन होता है। लैंगिक जनन होता है, आपको भी पता है। आपने इससे पहले जो पढ़ा था, आप जो चैप्टर 1 और 2 पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने उसके अंदर देखा था जनन का जनन होता क्या है। उसमें पौधों में पूरा जनन बताया गया था, लेकिन आज बताया जाएगा इस चैप्टर के अंदर कि मानव के अंदर जनन कैसे होता है। ठीक है ना? क्या मानव के अंदर जनन कैसे होता है? आपकी पहली हेडिंग है जनन, क्योंकि अगर इस जनन को अभी तक नहीं समझा चैप्टर 1 और 2 में, तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा और इससे अगले जो चैप्टर है वो भी समझ में नहीं आएगा। खैर, क्योंकि जनन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें याद रखना है। क्योंकि जनन होता क्या है? जीवों के इस गुण को जिसके कारण वह अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जनन या पुरजनन कहलाते हैं। ठीक है? क्या आपको मैंने बताया, जो अपने समान जो संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उसे हम जनन कहते हैं। जैसे आपको मैं बताऊँ, जैसे नर और मादा का जब संलयन होता है, जब उससे जो भ्रूण बनता है, जो उससे जो संतान पैदा होती है, वो अपने माँ बाप के एक जैसी होती है। जो उनके पूर्वज क्यों कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ही हम जनन कहते हैं। अब आता है पेड़ जनन के लक्षण। पेड़ जनन के लक्षण होते क्या हैं? पेड़ जनन के लक्षण। जीवों में प्रजनन के आवश्यक लक्षण निम्न हैं। नंबर 1, प्रजनन के समय विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं जैसे प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण होता है। सेकंड है, प्रजनन काल में आनुवंशिक पदार्थ DNA का द्विगुणन होता है। तीसरा है, इसमें कोशिकाएं आकार की वृद्धि करती हैं। चौथा, इसमें लैंगिक जनन के समय निषेचन प्रक्रिया होती है। उसके बाद आपका छठा है, इसमें कोशिकाओं में अर्धसूत्री व सूत्री विभाजन होता है। प्रजनन के समय युग्मक का निर्माण होता है। मानव जनन तंत्र, यह हेडिंग आपके लिए मोस्ट है। मानव जनन तंत्र होता क्या है? अन्य कोशिकाओं की भांति मनुष्य एकलिंगी होता है तथा नर मानव अर्थात पुरुष एवं मादा मानव अर्थात स्त्री के जननांगों में ही नहीं, वरना कई गैरलिंगी लक्षणों में भी लैंगिक ध्रुवता होती है। जैसे नंबर 1 है, इसमें लक्षण है, स्त्रियों में पुरुषों जैसी दाढ़ी मूछ नहीं होती तथा वृक्ष पर भी बहुत कम या वाले अनुपस्थित होते हैं। इसका कहने का मतलब है जो जनन तंत्र हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पुरुष जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। तो इसमें क्या होता है, जो पुरुष में और मादा में क्या होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जैसे इसमें बताया जाए, स्त्रियों में पुरुषों जैसे दाढ़ी मूछ नहीं होती, अर्थात वृक्ष पर भी बहुत कम या वाले अनुपस्थित होते हैं। दूसरा, इसमें पुरुषों में दुर्द ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं और स्तनों का विकास नहीं होता है, क्योंकि वो स्त्रियों में होता है। तीसरा, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में आवाज़ मोटी तथा अहमशील अधिक होती है। जो स्त्री होती है उनकी आवाज़ पतली होती है और पुरुषों की आवाज़ भारी होती है। अब हम पढ़ेंगे पुरुष का जनन तंत्र। अब आपको इसमें पुरुष का जनन तंत्र और मादा का जनन तंत्र पढ़ना है। अगर आपने ये समझ लिया तो ये समझ लो कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। पुरुष का जनन तंत्र।
पुरुषों में एक जोड़ी वृषण प्रमुख जननांग होते हैं। इसके अतिरिक्त शेष सहायक जननांग तथा कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं पुरुषों के जनन तंत्र में। ठीक है, जहाँ पर मतलब जो पुरुष जो जनन करते हैं, जहाँ पर इनका विकास होता है शुक्राणु का, वहाँ पर पुरुषों के कहते हैं। ठीक है ना। ये तीन भागों में डिवाइड होते हैं। सबसे मेन कौन सा भाग होता है? वृषण। नंबर 2 सहायक और नंबर 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं। पुरुषों के जननांगों का वर्णन मुख्यतः 3 भागों में किया जा सकता है। क्या भागों में? 3 भागों में किया जा सकता है। अब 3 भाग कौन कौन से होते हैं? 3 भाग होते हैं आपके। प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग क्या होता है? वृषण। अब वृषण क्या होता है? ठीक है, अब मैं आपको वृषण की मतलब थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका वृषण का एक चित्र आपको मैं समझाता हूँ। उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पूरी थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। मनुष्य के अंदर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, क्या? मनुष्य के अंदर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ये जो होता है ये इसका वृषण कोश होता है, जहाँ पर इसे हम बोलते हैं थैलीनुमा या वृषण कोश, जिसके अंदर वृषण पाए जाते हैं, जिसके अंदर वृषण सुरक्षित रहते हैं। जो ये होता है इसे हम वृषण कोश कहते हैं। जो वृषण कोश का जो तापमान होता है अंदर जो उसका तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 या 3 डिग्री कम होता है। ठीक है, जैसे अब हमारे जो शरीर का तापमान है अगर वो 40 है तो ये 2, 2.5 या 3 डिग्री हमारे शरीर से मतलब जो वृषण है इसका तापमान इतना कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं इसके अंदर, वृषण के अंदर। यहाँ पर इसके लिए 2 से 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान कम होता है। एक इंसान के अंदर एक जोड़ी वृषण कोश पाए जाते हैं। अब मैं आपको इसमें एक वृषण कोश के चित्र को मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वृषण का चित्र तैयार कर लिया है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी से छोटी वीडियो बने। ठीक है, आपको समझाने के लिए यह आपका मैंने एक वृषण का चित्र यहाँ पर तैयार कर लिया है। यह यहाँ पर आपको एक वृषण होता है। एक वृषण के अंदर ये आपके वृषणीय पिंडक होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके वृषणीय पिंडक होते हैं। और एक वृषण के अंदर वृषण पिंडक की संख्या 200 से 250 होती है। कितनी? 200 से 250 इसकी संख्या होती है वृषण पिंडक की। किसके अंदर? वृषण के अंदर। एक वृषण के अंदर कितनी संख्या होती है इनकी? 200 से 250 इनकी ये संख्या होती है। जो वृषण पिंडक होते हैं, एक वृषण पिंडक के अंदर क्या क्या होता है? एक वृषण पिंडक के अंदर क्या क्या होता है? जो आप इसमें 1 से 3 शुक्रजनक नलिका देख रहे हैं, 1, 2, 3, इसके अंदर क्या? एक वृषण पिंडक के अंदर 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती हैं, जो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या? जो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। उसके बाद जो कि आप यहाँ पर जो खाली जगह जो देख रहे हैं, जो ग्रीन पेन से हो रही है, इसे अंतराली कोशिका लैंडिंग कोशिका कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जो शुक्राणु बनते हैं उन्हें पोषण प्रदान करती हैं। अंतराली कोशिका लैंडिंग कोशिका क्या करती है? उन्हें खाना प्रदान करती है, मतलब उन्हें पोषण प्रदान करती हैं। उसके बाद में आपका आता है यहाँ पर जब ये शुक्राणु पूरी तरीके से बन जाते हैं, उसके बाद यहाँ से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। जब यहाँ पर शुक्राणु पूरी तरह बन जाते हैं तब ये अपने प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिरिटेट के द्वारा यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कोशिका पाई जाए, सिरिटेट से आगे बढ़ते हुए शुक्र वाहिका पर जाते हैं। शुक्र वाहिका पर फिर एक काम और होता है, मैं आपको उसे अभी और समझाता हूँ। शुक्र वाहिका पर 2 कोशिका पाई जाती हैं, शुक्रजनक कोशिका और सर्टोली कोशिका। ठीक है, क्या? शुक्रजनक कोशिका और सर्टोली कोशिका। जो शुक्रजनक कोशिका होती है ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। जो सर्टोली कोशिका होती हैं ये इन्हें जो शुक्राणु हैं उन्हें पोषण प्रदान करते हैं। शुक्रजनक कोशिका को क्या करती है? ये पोषण प्रदान करती हैं। फिर ये शुक्र वाहिका में से होते हुए कहाँ पर पहुँचती हैं? अधिवृषण में पहुँच जाती हैं। अधिवृषण में ये कुछ टाइम रुकती हैं। अधिवृषण के बाद ये शुक्र वाहिनी पर पहुँच जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर पहुँच जाती हैं? शुक्र वाहिनी में पहुँच जाती हैं। यहाँ पर भी नर हार्मोन्स का निर्माण होता रहता
है। ये आपको एक वृषण का कंप्लीट स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब मैं आपको इसे जो मेरे नोट्स हैं मैं आपको उनके द्वारा इन्हें समझाता हूँ, उसके बाद आपको ये और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये कैसे और क्या क्या होता है। वृषण, वृषण के बारे में अब इसकी पूरी थ्योरी जानते हैं। पुरुषों में वृषण प्राथमिक लैंगिक है। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैलीदानी में स्थित होता है जिसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणुओं के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसका भार लगभग इसका जो वजन होता है वो इसका जो वजन होता है आवरण से ढका रहता है, ठीक है क्या। जो इसका भार लगभग आवरण से ढका रहता है और प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, 200 से 250 कक्ष होते हैं जिसे वृषण पालिका कहते हैं, वृषण पिंडक कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसे नर जन्म कोशिका, शुक्राणु जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका कहते हैं। शुक्राणु जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं का पोषण करती है। शुक्रजनक नलिकाओं में बाहरी क्षेत्र के अंतराली अवकाश कहा जाता है, जिनमें छोटे छोटे रुद्र वाहिका और अंतराली कोशिका या लैंडिंग कोशिका होती है। ये नर हार्मोन्स का स्राव करती है जो पुरुष की सहायता जनन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता